नमस्कार। बात करेंगे हम आज के प्रमुख खबरों पर जो उपयोगी हैं बिहार में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज हम लोग इस वीडियो में कुल 7 से 8 टॉपिक जो हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हम लोग अपने पहले टॉपिक पर, जो कि है सी फ्लड। सी फ्लड के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक यूनाइटेड सिस्टम इंटीग्रेटिंग फ्लड मॉडलिंग आउटपुट है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है विच प्रोवाइड 2 days एडवांस फ्लड इनंडेशन फोरकास्ट अप टू विलेज लेवल। जो कि ये जो सी फ्लड है ये एक फ्लड मॉडलिंग आउटपुट है, जिससे हम लोग गांव के स्तर तक 2 दिन पहले जो है फ्लड का जो फोरकास्ट है, ठीक है, उसको करने में ये सहायक होगा। ये जो डेवलप किया गया है ये सी डैक के द्वारा, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा ये किया गया है, जो कि पुणे में अवस्थित है। इसके साथ सी डैक के अलावा इसको बनाने में CWC सेंट्रल वाटर कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इन तीनों ने मिलकर के इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा परख। परख के बारे में हम लोग बात करें तो ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिसमिनेशन पोर्टल है। ये एक पोर्टल है, ओके, जिसमें कि हम लोग स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का असेसमेंट करते हैं। तो हम लोग इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म भी यही है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। जो स्टूडेंट है उनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि असेसमेंट के लिए ये एक पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च किया गया था 2023 में, तो ये जो है ये नेशनल असेसमेंट सेंटर के रूप में किया गया था, जो कि NCERT के अंतर्गत आता है। इसका नोडल एजेंसी जो है वो NCERT को बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेडेक्स, ऑपरेशन मेडेक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, जो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, जो नशीले पदार्थ हैं उसके तस्करी उसके का अवैध रूप से जो है वो संचालन को देश में उसके तस्करी को रोकने का काम करता है। तो ये मेडेक्स जो है वो उसी दिशा में एक ऑपरेशन था NCB का। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ये इम्पोर्टेंट है SDF एंड MSF। SDF की बात करें सबसे पहले तो देखिए ये जो SDF एंड MSF हैं ये दोनों ही एक तरह से कह सकते हैं कि रेट हैं। जैसे कि रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बैंकिंग वाले चैप्टर में हम लोग ये सब देखते हैं। तो इन सब रेट के आधार पर क्या होता है कि जो बैंक है वो RBI को अपना जो सरप्लस डिपॉजिट होता है उसके पास वो RBI को देती है, या आवश्यकता पड़ने पर RBI से वापस जो है वो लेती हैं। समस्या क्या है कि अगर हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट की बात करें तो इन सभी रेट्स में जो बैंक है वो जब RBI से पैसे उधार लेती हैं, बोरो करती हैं, तो उनको RBI को कुछ कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देना पड़ता है। यहाँ SDF जो है ये मेरे ख्याल से शायद 2022 में ये प्रारंभ की गई थी, 2022 में, जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके तहत इस रेट, ये एक तरह से रेट ही है जिस रेट पर बैंक जो है वो अपना सरप्लस डिपॉजिट वो RBI को देती है, कम समय के लिए ओवरनाइट बेसिस पर देती है, एक रात के लिए, और इसके बदले में RBI बैंक को कोई भी कोलेट्रल नहीं देना पड़ता, RBI को कोई भी कोलेट्रल नहीं देना पड़ता। नतीजतन क्या होता है कि बिना किसी कोलेट्रल दिए जो है RBI जो कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है।
है ना। हम लोग जानते हैं इन्फ्लेशन का केस, जब इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मार्केट में मनी फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। मार्केट में मनी फ्लो बढ़ने का मतलब है कि बैंक और मार्केट के अन्य क्षेत्र में पैसे अधिक हैं। जब पैसे अधिक होंगे तो कीमत में वृद्धि होगी। इसी चीज़ को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब इन्फ्लेशन अधिक होता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो आरबीआई ने तय करके रखा है 4 ± 2 बेस पॉइंट, 2 बेस पॉइंट, 4% ± 2 बेस पॉइंट, यानी कि 6% के आसपास एक रेंज हम लोग अगर डिसाइड करें तो 2 to 6% तक जो है ये इन्फ्लेशन का लक्ष्य रहता है कि इतना तक रहे किसी भी क्वार्टर में आरबीआई का। अगर इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है 6% से, तो फिर आरबीआई जो मार्केट में अवेलेबल मनी है उसको एब्जॉर्ब करती है, यानी कि लिक्विडिटी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के लिए वो क्या करती है कि जो बैंक रेट है, सॉरी रिवर्स रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है, इनको घटाती या बढ़ाती हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो एसडीएफ है इसमें बैंक जो है वो अपना डिपॉजिट आरबीआई को देती है विदाउट एनी कोलेटरल। आरबीआई से कोई कोलेटरल नहीं लेती है। ठीक है। तो इस तरह से जब बैंक के पास से पैसा जो है वो आरबीआई के पास चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मार्केट में जो मनी है वो मार्केट से निकल करके आरबीआई के पास चला गया, तो जो मार्केट में इन्फ्लेशन है, जो कीमत बढ़ रही है, वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे। जब पैसे नहीं रहेंगे तो लोग खरीदेंगे कैसे? लोगों की परचेजिंग पैरिटी जो है, कैपेसिटी जो है, उसको कम कर दिया जाएगा, मनी फ्लो को कम करके, लिक्विडिटी को कम करके। तो ये सब टूल्स हैं इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का, जिसको कि हम लोग आरबीआई का जो एक्शंस होता है मार्केट के ऊपर, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। इसी तरह से एक दूसरा टूल है हमारा MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो बैंक है वो आरबीआई से ले सकता है, आरबीआई से उधार ले सकता है, लेकिन उसको बदले में कोई ना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो एज ए कोलेट्रल आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो ये दोनों जो है न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में आरबीआई जो है वो एसडीएफ और एमएसएफ के लिए का जो टाइमिंग है, जैसे ये ओवरनाइट टाइमिंग के लिए, मतलब कम समय के लिए ये जो टाइमिंग है इसको रिवाइज करने का काम अभी हाल फिलहाल में किया है। आज के ही द हिंदू में आपको ये मिल जाएगा ये न्यूज़। द हिंदू या जो हमारा और भी जो इकोनॉमी से संबंधित जो न्यूज़पेपर है उनमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेल महादेश्वर हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो है कर्नाटक में अवस्थित एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। कर्नाटक का अगर हम इस मैप पर देखें, यहाँ इस मैप पर देखें तो यहाँ पर हमें MM हिल्स टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। तो ये जो हिल्स है यहाँ पे हमें MM हिल्स मेल महादेश्वर हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलता है। यहाँ ऊपर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। और यहीं पर कहीं एक जगह बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल भी है। ठीक है। जो वो भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ये जो MM हिल है ये इन दोनों के बीच, कावेरी और बिलीगिरी के बीच कॉरिडोर का काम करती है। ठीक है। दूसरी बात हम लोग ये देखें कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र नीलगिरी पर्वतमाला का क्षेत्र है। और नीलगिरी पर्वतमाला का के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो वेस्टर्न घाट है हमारा, और जो इधर से ईस्टर्न घाट इस तरह से आती है, ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जो जंक्शन पॉइंट है उसको वो हम लोग जानते हैं कि नीलगिरी हिल्स में इनका जंक्शन पॉइंट है। इसी नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में स्थित है हमारा मेल महादेश्वर हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये एक तरह से इन दोनों के बीच में तो कॉरिडोर का काम करती ही है, साथ ही साथ जो हमारा लैंड फॉर्म है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इन दोनों के बीच में भी कॉरिडोर का काम करती है।
दूसरा हमारा ये तो इंडिया का हो गया। नेक्स्ट जो वर्ल्ड लेवल पे आज जो न्यूज़ में था वो है घाना। घाना इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी विदेश यात्रा चल रहा है इन क्षेत्रों में। आगे ये और भी जो त्रिनिदाद टोबैगो ये सब क्षेत्र हैं जो कैरिबियाई कंट्रीज़ हैं, उन क्षेत्र में भी इनका जो हाल में यात्रा है वो होने वाला है। तो इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो घाना पहुँचे, इस वजह से ये जो है न्यूज़ में है। हमें देखना बस इतना है कि ये जो देश है ये अफ्रीका के कौन सा भाग हो गया, ये पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। और इस ये जो है तीन ओर से, तीन देशों से घिरी हुई हैं। अगर हम लोग इसके पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में ये कोट डी आइवरी से घिरी हुई हैं, सीमा साझा करती हैं। उत्तर में बुर्किना फासो से घिरी हुई हैं और पूरब में टैगो से घिरी हुई हैं, टोगो है ना, टोगो से घिरी हुई हैं, टोगो के साथ सीमा साझा करती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि तीन देशों के साथ ये सीमा साझा करती हैं, जबकि दक्षिण में जो हमारा ओशियन है वो आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बाद दो इम्पोर्टेंट शिप हैं, फ्रिगेट शिप हैं, जो कि इंडियन नेवी में कमीशन किए गए हैं। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। एक है उसमें INS उदयगिरी और दूसरा है INS तमाल। INS उदयगिरी और INS तमाल। उदयगिरी तो हम लोग जानते हैं पर्वत के नाम पर है, जबकि तमाल जो है ये इंद्र भगवान के द्वारा, जो हमारे देवता हैं, देवराज इंद्र जिसे कहते हैं, इंद्र के द्वारा जो कई प्रकार के वज्रास्त्र यूज किए जाते थे, वज्र जो इंद्र का वज्र हम लोग अक्सर सुने हैं, तो उसी तरह का एक तलवार भी वो यूज करते थे और उस तलवार का नाम था तमाल। तो इंद्र के तलवार के नाम पर ये इस आयन जो फ्रिगेट है इसका नाम रखा गया है। देखिए हम लोग जो हैं इस क्षेत्र में, शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं। कई अगर हम लोग देखें कुछ उदाहरण के तौर पर, तो इस मामले में हम लोग बहुत हद तक आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है, उस अभियान के तहत सर्वप्रथम जो है जो फ्रिगेट या शिप हम लोग रसिया या फिर फ्रांस से, जैसे कि हम लोग बात करें एक प्रोजेक्ट 75 जो है वो चल रहा था, ये फ्रांस की सहायता से चल रहा था और ये कलवरी क्लास की जो है शिप जो है वो बना रही थी, कलवरी क्लास की शिप। तो इसी प्रकार से रसिया के द्वारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट 1135.6, ओके 35.6। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 8 जो है शिप बनने थे, फ्रिगेट शिप बनने थे। इसमें से जो 8वां शिप है वो है INS तमल, जिसको कि जो रसिया का जो एक जगह है जिसका नाम है कलिनिनग्राड, इस जगह पर यांतर शिपयार्ड करके एक कंपनी है जो कि इसको बनाती है। तो ये जो है हमारा अंतिम फॉरेन बिल्ड मेजर वॉरशिप होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंप्लीट, अब जो भी हमारे यहाँ शिप बनेंगे वो सब हम लोग मेड इन इंडिया हम लोग देखने वाले हैं, वो मेड इन इंडिया बनने वाला है। तो नेक्स्ट हम लोग INS उदयगिरी की बात करें तो ये 17A प्रोजेक्ट जो है वो स्टील्थ फ्रिगेट बनाने का जो है प्रोजेक्ट है। इसको हम लोग शिवालिक क्लास का फ्रिगेट्स बोलते हैं, जो कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो हैं इनके द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये हमारा इंडियन कंपनी है, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। जो INS तमल है वो तलवार क्लास का शिप है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार से संबंधित एक अहम न्यूज है, एक योजना है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ओके, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इसके तहत क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो है टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू द यूथ फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम।
अच्छा, इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करें तो हम लोग बजट 2024 में हम लोग देख चुके हैं कि इसमें भी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था। आई थिंक 25 शायद होगा, मुझे अभी ये ठीक से ध्यान में नहीं आ रहा है, 24 या 25। तो इसके तहत जो है एक प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया गया था जो कि केंद्र सरकार का था। लेकिन इसके अलावा एक बिहार सरकार का अपना एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो कैबिनेट द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें कि 18 से 28 साल तक के जो भी छात्र हैं, जो खास करके 12th पास हैं, ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र हैं, इनको इसमें एलिजिबल माना गया है। जो 12th पास आउट स्टूडेंट हैं उनको 4,000 रुपया, ITI डिप्लोमा वाले को 5,000 और UG और PG वाले को 6,000 रुपया प्रति मंथ के दर से जो इंटर्नशिप के लिए उनको सहायता राशि दी जाएंगी। इसके अलावा इस योजना में एक जो और बात है वो ये है कि वे छात्र जो कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्हें 2,000 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा जो है एज अ लिवलीहुड सपोर्ट उनको मिलेंगे। साथ ही जो दूसरे स्टेट में जाकर के ये इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको 5,000 रुपया प्रति मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि अगर कोई 12th क्लास का लड़का वो अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में जाकर के इंटर्नशिप कर रहा है तो उनको 4,000 प्लस 2,000 6,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। और अगर कोई 12th क्लास का लड़का अपने यानी बिहार से बाहर जाकर के इंटर्नशिप किसी दूसरे स्टेट में करते हैं तो उनको 4,000 प्लस 5,000 यानी कि कुल 9,000 रुपये इंटर्नशिप के लिए दिए जाएंगे। तो ये था हमारा आज का 8 टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट।